नमस्कार, मैं आपका YouTube दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी एक छोटे प्रयास से प्रयाग से। मित्रों, आने वाले दिनों में लगभग आज से जोड़े यानी 12 फरवरी से तो आपके पास केवल 60 दिन का समय है उत्तर प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पद जो संभवतः 1894 पद है, इनका आवेदन 22 फरवरी से किया जाएगा और संभवतः 3 मार्च तक चलेगा। 6 मार्च तक चलेगा। तो आप खुद देखें, 22 फरवरी से 6 मार्च तक करेंगे तो लगभग 13 से 14 दिन आपको मिलेगा, माने 2 सप्ताह के लगभग। इसलिए आप आवेदन में किसी तरह कोई कमी ना करें और लापरवाही और प्लस समय के अनुरूप यानी 1 से 3 मार्च तक आप फुलफिल कर लें, क्योंकि कभी नेट की सर्फिंग, कभी नेट की कमी, तो कभी डॉक्यूमेंट की कमी, कभी OTP नहीं आ रहा है। इन सब झंझावातों से बचने के लिए आप ये अपने दिमाग में रख लें तो 2 से 3 मई तक आपका फार्म पूरी तरह से फुलफिल हो जाए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आपके पास एक्स्ट्रा 1-2 दिन है। ये तो बात हुई आपकी फार्म भरने की। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है 11 मई को, यानी 11 अप्रैल से 11 मई माने 1 महीने के अंदर में रिजल्ट घोषित हो जाएगा। अगर सरकार ऐसा करती है तो बहुत अच्छी बात है, यानी युवकों पे और बेरोजगारों पे अब इनका ध्यान गया है, जिसके लिए हम सब इनके सरकार के प्रति कृतज्ञ हैं और ईश्वर करे कि जैसा ये सूचना दी गई ऐसा ही हो, क्योंकि सरकारें कभी कभी वादा तो कर देती हैं लेकिन बेरोजगारों को उपेक्षित कर देती हैं, उससे काफ़ी दिक्कत आ जाती है। चलिए विषयांतर बात ना करके आइए जोड़ते हैं आपको टॉपिक से। तो अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा इस विषय पे हम चलते हैं और उसको वही रहने देंगे तो हमारे लिए रहेगा कि वो सुविधाजनक रहेगा। हाँ, एज इट इज रहने दें। तो मित्रों चलिए बीच में आ गया। अब इसमें एक बार पॉज लीजिए तो हम थोड़ा सा बच्चों को कुछ बताना चाहते। विद्यार्थीगण एक चीज़ पे ध्यान दें कि बीएड तो आपको होना ही चाहिए, साथ ही साथ टेट या सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। जूनियर की टेट या सीटेट जूनियर की परीक्षा आप उत्तीर्ण हों और प्रधानाचार्य के लिए 5 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। आइए सीधे रुख करते हैं हम पाठ्यक्रम की तरफ और देखते हैं। मित्रों आइए देखते हैं कि ये क्या कैसे है। तो 18 फरवरी से 18 फरवरी को विज्ञप्ति आ जाएगी। क्या आएगी? विज्ञप्ति, यानी किसके लिए कितना पद है ये 18 फरवरी को आपको पता चल जाएगा। और 22 फरवरी से 6 मार्च तक ये आवेदन तिथि है। आवेदन तिथि। अब आप ध्यान दें कि अगर 22 फरवरी 22/6 यानी 7 दिन इधर 7/6 13 आवेदन हेतु आप ध्यान रखें, आवेदन हेतु केवल 3 दिन हैं आपके पास। माफ़ी चाहूँगा, केवल 13 दिन हैं, 2 हफ्ते भी नहीं। इसलिए किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें। आप कोशिश करें कि 1 से 3 मार्च के बीच में आप फार्म भर दें। ये फार्म भर दें। क्यों? क्योंकि 1-2 दिन अगर आपका कभी नेट स्लो चल रहा है, OTP नहीं आ रहा है, तो इससे आप बच जाएंगे। तो ये आप प्रण ले लें कि हमको 1 से 3 मार्च के बीच में फुलफिल कर देना है। आगे बढ़ते हैं तो मित्रों कहते हैं कि परीक्षा जो होगी वो संभवतः इसकी डेट परीक्षा की आ गई, संभवतः क्या एकदम एग्जैक्ट आ गई है। कितने तारीख को परीक्षा की? 11 अप्रैल को परीक्षा। 11 अप्रैल परीक्षा तिथि। परीक्षा अब आप बताइए कि 6 मार्च को लास्ट डेट
और 11 अप्रैल को परीक्षा। मार्च होता है 30 दिनों का, 24 दिन इसमें मिले। मार्च होता है 31, तो चलिए एक 24 की जगह 25 और एक 26 दिन मान सकते हैं। 26 दिन इसमें मिले और आपको 11 दिन इसमें मिले। अगर मोटा मोटा मैं मानूँ 26 और 11 दिन लास्ट डेट से जोड़ रहे हैं तो आपके पास हो जाएगा 7 37 दिन, यही तो पढ़ रहे हैं। 40 दिन भी आपको नहीं मिल रहे हैं। अगर मोटा मोटा कहें तो 35 से 37 दिन मिल रहे हैं और मोटा मोटा कहें तो 1 माह। इसलिए मित्रों इस वैकेंसी में किसी प्रकार की लापरवाही आपके लिए घातक हो सकती है। अगर ईश्वर की कृपा और सरकार की अनुकंपा रही तो हो सकता है 2-4-6 महीने में आपके जीवन का ये टर्निंग पॉइंट हो जाए। कहते हैं कि अवसर बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाता है। ये हो सकता है ऊपर वाले की कृपा और सरकार की एक सूझबूझ हम जैसे बेरोजगारों का लाइफ के टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह आपको है कि इस वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई रिस्क ना लें, चाहे वो फार्म भरना हो, चाहे वो तैयारी करना हो और चाहे कुछ अन्य दिक्कतें हों, उनको आप होल्ड पे करके तैयारी पे जुट जाएं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज है 12 फरवरी और आज से अगर आप शुरू करते हैं तो 28 दिन की फरवरी 16 दिन आपको मिल जाते हैं। तो अब आप ये 18 फरवरी से जोड़ 16 फरवरी माफ़ी चाहूँगा 6 दिन आपका और बढ़ जाएगा। 6 दिन बढ़ जाएगा ना, 42-43 दिन। यानी बहुत मुस्तैदी से आप तैयारी करेंगे तो 1.5 माह का समय आपको मिलेगा। आप देखिए 1.5 माह का समय मिलेगा। फार्म भरने में 1-2 दिन चले जाते हैं, ये सब चीज़ 1.5 माह का, उनके लिए 1.5 माह मिलेगा जो मुस्तैदी से करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो आइए 11 अप्रैल को परीक्षा हो जाएगी और अगले माह में 11 मई को रिजल्ट आ जाएगा। 11 मई को रिजल्ट, और ये आपका रिजल्ट आ चुका है और आप पास हो चुके हैं। लेकिन ये तब होगा मित्र जैसा हम कहते जा रहे हैं वैसा आप करते जाएं। क्यों? क्योंकि कोई भी कोच चाहता है कि उसका एक भी अभ्यर्थी यानी शिष्य असफल ना हो सकता है ये हमारी बातें आपकी ज़िंदगी बना दें और हो सकता है कि आपको लग जाए कि ये व्यर्थ का बकवास है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितनी गंभीरता और गहराई से लेते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे कि क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे। तो चूंकि मैं आपको 2 ही विषय पे आपको हम सहायता दे सकते हैं, एक तो है हिंदी और दूसरी है संस्कृत। तो चलिए आज भाषा है संस्कृत। पहले हम संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत और हिंदी, इन्हीं 2 भाषाओं की जानकारी हम आपको दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपको जानकारी लेनी है तो किसी अन्य टीचर या अन्य कोचिंग की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। तो ये तो बात क्लियर हो, हम संस्कृत और हिंदी के ही विषय में आपको बता पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में क्या होगा आप इसको देखें। 4 बिंदु हैं, 2 3 4। ऐसे हिंदी भाषा में भी 4 बिंदु हैं, 1 2 3 4। अब संस्कृत वाले संस्कृत भाषा लेंगे और हिंदी वाले हिंदी। ऐसा नहीं कि एक ही स्टूडेंट को दोनों भाषा लेनी पड़ेगी। आप चयन करेंगे हिंदी लेंगे कि संस्कृत लेंगे कि इंग्लिश लेंगे। अगर आप विज्ञान वर्ग के हैं तो विज्ञान वर्ग लेंगे। और दूसरी बात एक उदाहरण से बताते हैं कि जैसे कोई संस्कृत का विद्यार्थी है तो उसे परीक्षा में जहाँ तक अभी जानकारी मिली है 100 प्रश्न होंगे विषय के यानी संस्कृत के और 50 प्रश्न होंगे जीएस के। ये 50 प्रश्न जो जीएस के हैं सारे विषयों के लिए कॉमन होंगे। ऐसे ही अगर कोई हिंदी का विद्यार्थी है तो उसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी से और 50 प्रश्न जीएस से। इसी तरह अंग्रेजी का होगा, विज्ञान का होगा तो विज्ञान के 100, जीएस के 50, अंग्रेजी का होगा अंग्रेजी के 100 और
जीएस के 50, इतिहास का होगा इतिहास के 100, जीएस का 50, ये होगा। लेकिन ध्यान रहे मित्रों कि इन सब परीक्षाओं का स्तर होगा स्नातक स्तरीय, और बीएड के साथ साथ टेट और सीटेट जूनियर स्तर का आपको क्वालिफाई होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें यह होगा संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी। तो इसको हम संक्षेप लिखते हैं, संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी एवं साहित्य ये के इतिहास की जानकारी। ये क्या कहना चाह रहे हैं? संस्कृत भाषा आप जाने और साहित्य के इतिहास, मतलब संस्कृत साहित्य जैसे मेघदूतम, किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि ये सब ग्रंथ रहेंगे। लिखा नहीं गया है लेकिन आपको जानना पड़ेगा। लगभग ये टीजीटी पीजीटी के लगभग होगा। वैसे हमको तो लगता है टीजीटी के लगभग बहुत होगा, एक आध दो ग्रंथ ऐसे वैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है आप ना समझ पाएँ। लेकिन अगर टीजीटी के कोर्स को साहित्य के आपातता पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ काम बन जाएगा। दूसरा बिंदु आता है मित्र व्याकरण। लिखने में तो ये व्याकरण है, लेकिन समझ लीजिए केवल इतना लिखे हैं ये बहुत खतरनाक है। वैसे टॉपिक होता तो संधि, सर्वनाम और अनुवाद, वाच्य इस तरह से होता, लेकिन व्याकरण में अनलिमिटेड महासागर हो गया है। तो फिर भी बेसिक व्याकरण बी स्तर का हम इसमें बताएंगे, जिसमें प्रत्याहार, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, ये सब प्रत्यय, ये सब जो हैं आपको हम बताएंगे। बेसिक अनुवाद के नियम, निबंध लिखने के नियम, ये सब बताएंगे। आप अगले तीसरे बिंदु की तरफ चलते हैं तो लिखा गया अपठित गद्यांश और पद्यांश। अपठित गद्यांश और पद्यांश ये क्या है मित्रों? अंश होता है ना, हाँ पद्यांश, ठीक। जो पढ़ा ना गया हो गद्यांश से तो कोई पैराग्राफ दे देंगे, संस्कृत में लिखा रहेगा और आपसे उस पे आधारित शीर्षक, अंडरलाइन शब्दों की व्याख्या, उसका भावार्थ और उसमें निहित और प्रश्न। इसी तरह पद्यांश में दे देंगे जैसे कोई श्लोक दे दिए तो उसमें विभक्ति, शब्द का अर्थ, किस ग्रंथ से लिया गया है, किसने कहा है आदि। और चौथा जो बिंदु है वो प्रमुख कवि एवं लेखकों का परिचय एवं रचनाएं। तो इसको संक्षेप में लिखें तो प्रमुख कवि, रचना एवं रचनाकार। रचनाकार तो प्रमुख कवि, रचना एवं रचनाकार का मतलब क्या है? हिंदी में कहें तो कालिदास, भवभूति, भारत, श्रीहर्ष, माघ आदि कवियों की रचनाएं इन्होंने क्या लिखा है, और रचना माने इन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं। और रचनाकार का मतलब है कि बाणभट्ट, भवभूति, श्रीहर्ष, कालिदास आदि कवियों के बारे में उनका जन्म, मृत्यु, रचनाएं, पुरस्कृत रचनाएं, अपूर्ण रचनाएं, रचनाओं में कितने सर्ग हैं, कितने अंक हैं, कहानी क्या है, ये आपका टॉपिक होगा। और ये इतना भाग होगा, इससे होंगे 100 प्रश्न। क्या होंगे? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होंगे और इसी में 50 क्वेश्चन जुड़ जाएगा जीएस का। किसका? जीएस का। तो यानी 150 क्वेश्चन होंगे अगर कोई संस्कृत विषय से देगा। आइए सीधे हिंदी पे बात करते हैं, एकदम वही रहेगा हिंदी साहित्य एवं भाषा का साहित्य। हिंदी साहित्य अभी पहला हो जाएगा, हिंदी साहित्य एवं भाषा का साहित्य। साहित्य क्या है लड़कियों? भाषा का साहित्य क्या है वास्तव? हिंदी साहित्य जो पढ़ते हैं और भाषा का साहित्य हिंदी साहित्य और भाषा साहित्य,
बच्चों, हिंदी साहित्य का मतलब है कि सूर हैं, कबीर हैं, तुलसी है, बिहारी हैं, जायसी हैं, इन सब ने जो रचनाएं की हैं। और भाषा का साहित्य यानी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इसके लिए आपको रामचंद्र शुक्ल की किताब को मैं आधार बना के बताता हूँ। ये चीज़ है। और साहित्य में है सूर, कबीर, रसखान आदि की जो रचनाएं हैं, कबीर, बिहारी आदि की। अब फिर वही बात आती है व्याकरण, यहाँ भी उसी संस्कृत की तरह। आप देखिए व्याकरण का आशय क्या है मित्रों, इसमें क्या होगा, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, लिंग, वचन, विभक्ति, लोकोक्त, मुहावरा, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम और अर्ध तत्सम सब, देशज, उत्तर प्रदेश की बोलियां आदि, वाच्य परिवर्तन आदि आपको चीज होंगे इस व्याकरण में। और फिर तीसरा देखिए, जैसे यहाँ अपठित गद्यांश और पद्यांश है, वैसे यहाँ भी हो जाएगा अपठित, क्या अपठित, एक गद्यांश और एक पद्यांश। एक गद्यांश माने एक ही गद्यांश नहीं होगा, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, गद्यांश और पद्यांश। अब इसको उदाहरण समझ लीजिए, गद्यांश क्या है, एक गद्य का अंश दे दिए, अवतरण दे दिए, पैराग्राफ, उस पैराग्राफ से संबंधित शब्द के अर्थ, उसमें प्रयुक्त लोकोक्त मुहावरा, किसने कहा है, कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, उसका क्या कहते हैं शीर्षक, और संक्षेप में लिखा जाए, पल्लवन माने विस्तृत करके, संक्षेपण यानी 1/3 भाग करना, ये भी पूछ सकते हैं। और पद्यांश में आपको किसी कवि की रचना को दे दिए, जैसे सूर का, तुलसी का, बिहारी का, उस रचना पे आधारित आपसे प्रश्न पूछ रहे। तो ये हुआ अपठित गद्यांश पद्यांश। सेम उसी तरह से प्रमुख कवि एवं रचना का तो अब देखिए इसमें भी वही है, प्रमुख कवि, तो उन कवि की रचना एवं रचनाकार। ये क्या है, रचना, जैसे हमने कहा कि तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस ये रचना हुई, और रचनाकार यानी तुलसीदास का जन्म, मृत्यु, उनकी विषय में रचनाएं, उनकी पत्नी का नाम, क्या उनकी विशेष प्रक्रिया। इसी तरह से प्रमुख कवियों में लें तो जैसे रचना महादेवी वर्मा का है, गिल्लू महादेवी वर्मा की रचना है, तो गिल्लू किसकी है, महादेवी वर्मा, और रचनाकार तो महादेवी वर्मा का जन्म, मृत्यु, रचनाएं, पुरस्कृत रचनाएं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला है, कब मिला है, इस तरह के प्रश्न होंगे। इस तरह के 100 प्रश्न होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आपसे आपको आगाह करना चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन क्लास इसके लिए शुरू करने जा रहा हूँ, और ये ऑनलाइन क्लास पूरी तरह से 15 फरवरी से शुरू होगी। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि और जल्दी शुरू हो तो 1-2 दिन बढ़ सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आज 12 तारीख है, रात्रि में 10 बज रहे हैं, 15 फरवरी से 2021 जूनियर की बैच प्रारंभ होगी। अब ये क्लास केवल और केवल ऑनलाइन होगी। अब इस ऑनलाइन क्लास में एक चीज़ आप ये समझ लें कि रात्रि में हम इसको रखना चाहते हैं 9 से 11 रात्रि। 2 घंटे की कक्षा इसलिए लेना पड़ेगा मित्रों कि समय कम है, इसलिए हमको टाइम ऑफ पीरियड जो लेक्चर का इसको बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका कोर्स पूरा होगा। अब स्वाभाविक सी बात है, आप इसके लिए फीस जानना चाहेंगे, तो इसको 1 मिनट पॉज कीजिए तो करें। मित्रों, आप जैसा कि देख रहे हैं 15 फरवरी 2021 से मैं जूनियर की बैच प्रारंभ करने जा रहा हूँ। 9 से 10 रात्रि में संस्कृत विषय रहेगा और 10 से 11 हिंदी, वो भी रात्रि में, यानी 9 से 11 लगातार आप बैठेंगे। अब आप ये मत समझिएगा कि हम हिंदी के हैं तो हिंदी वाला, संस्कृत है संस्कृत, तो ऐसा ना समझें। आप फीस जरूर 1 की दे रहे हैं, और फीस पे भी थोड़ी चर्चा कर लें। 3 से 4 हज़ार के मध्य में रहेगी।
3 से 4 हज़ार के मध्य में रहेगी फीस। एक मोटा मोटा आप जान लीजिए। बहुत एग्जैक्ट करने के लिए आप कार्यालय से संपर्क करें, या जब फीस आप जमा करना होगा बताएंगे। 2 महीने के लिए 3 से 4 हज़ार के बीच में, बहुत ज़्यादा नहीं मेरी समझ से। अब इसका फ़ायदा क्या आपको मिल जाएगा कि हम आपको दोनों क्लास में आपको रखेंगे, यानी संस्कृत का बच्चा है तो वो भी 2 घंटा पढ़े और हिंदी का बच्चा है तो भी 2 घंटा पढ़े। क्यों? क्योंकि संस्कृत और हिंदी का घनिष्ठ संबंध है, व्याकरण दोनों के कॉमन हैं। तो अगर जब व्याकरण की बात होगी, संधि की बात होगी, तो उसमें थोड़ी एक हिंदी की संधि है कि संस्कृत की संधि है, संधि तो एक है। इसलिए हमको कभी कभी 9 से 11 जब संधि बताएंगे तो उस समय 2 घंटे के लिए हिंदी और संस्कृत वाले आपस में एकदम एक साथ ही 2 घंटा देख लें। जब साहित्य की बात आएगी तो 9 से 10 इनका संस्कृत साहित्य रहेगा और 10 से 11 हिंदी का साहित्य रहेगा। इसी में हम व्याकरण भी बताते रहेंगे, लेकिन स्पेशल 1 हफ्ते के लिए मैं व्याकरण की कक्षा शुरू करूंगा, जिनमें आपको माहेश्वर सूत्र, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्याहार आदि का बेसिक ज्ञान कराया जाएगा, जिनमें संस्कृत और हिंदी बंटवारा नहीं होगा। वो सारे बच्चे एक साथ देखें, वो 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे तक की जा सकती है। तो ये थी सूचनाएं। और जानकारी के लिए आप हमारा 98 38 30 30 31 नंबर पे कॉल कर लें, या 80 81 25 10 95 पे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डिटेल डाल दें कि हमको ये कोर्स करना है, ये स्थित है। आप व्हाट्सएप करते हैं तो मैं 24 घंटे में आपको रिप्लाई दे दूंगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन व्हाट्सएप नंबर पे आप पूरी जानकारी, स्पष्ट रूप से नाम, कोर्स, आप टेट सीटेट पास हैं कि नहीं, अब विषयांतर बातें ना कीजिएगा, बहुत कुछ हम बता देंगे। अब सीटेट नहीं पास हैं तो क्या होगा, तो ये दे सकते कि नहीं, क्योंकि समय कम है। जो होने वाले उम्मीदवार हैं वो अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर लें। बाकी तो तमाम बच्चे इसमें भटकेंगे भी, तो बहुत छोटी मोटी बात है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अब आप हमसे चाहें कि डिटेल में सारी जानकारी दे दें, तो हमारे पास इतना समय नहीं है। हमारे पास उन बच्चों के लिए समय है जिनका भविष्य, जिन्होंने अपना भविष्य हमारे हाथ में सौंपा है विश्वास करके। तो उनके लिए ये जो भी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 2 महीने तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम 1.5 महीने का समय है, उसको हम और आप मिलकर इसका उपयोग करते हैं। और मित्रों, कहते हैं कि रातों रात मिलने वाली सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष होता है। आइए सीधे चलते हैं स्टूडियो में, वहाँ पे आपको कुछ बताते हैं। प्रिय मित्रों, जैसा कि आपने अभी व्हाइट बोर्ड पे देखा, जो कुछ हमारी समझ में आया हमने आपको बताया। मेरी एक व्यक्तिगत सलाह है उन बच्चों को जो आँख मूंद के टीचर पे विश्वास करते हैं, और ख़ासकर हमारे कुछ बच्चे जो आँख मूंद के विश्वास करते हैं। तो मित्रों कहें या बच्चों कहें, ये एक सुनहरा अवसर है मित्र, और अगर आप इसको भुना लेते हैं तो ये जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि रातों रात मिलने वाली सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष होता है। आप जानते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। दूसरी बात, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। आज जो बच्चे 1.5 महीने 2 महीने में कोर्स को पढ़ेंगे और उनका होगा, मुझे कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, ये केवल उनकी 1.5 महीने की तैयारी से काम नहीं बनेगा। वही बच्चे जो साल भर लगे हैं, अब वो उचित देख रेख में 1.5 महीने में अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिए। इसलिए वो बच्चे जो केवल 1.5 महीना पढ़ के होना चाह रहे हैं, उनको थोड़ी कठिनाई पड़ेगी। हमें नहीं कहते वो नहीं होंगे, लेकिन उनके पास थोड़ी सी कठिनाई आएगी। इसलिए आपको लगातार लगे रहने की ज़रूरत है। मित्रों, हम समझते हैं कि इतने से आप समझते हैं, हमारे पुत्र चन्नू जी हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे पापा की जो भी कोचिंग चल रही है वो अच्छी तरीके से चले, बस पूरी तरह से। और बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है वो पापा की ही तरफ से एक पवित्र ज्ञान की ही तरह होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे पुत्र प्रियंवत जी थे, यानी चुन्नू जी।
और बीच में ये भी आप लोगों की क्लास लेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये पढ़ाते ज़्यादा है, पढ़ते कम हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। चुन्नू जी कुछ कहना चाहेंगे और? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा सा एक मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट आए तो आपके पड़ोसी के मुख से निकले कि बंदे में था दम, वंदे मातरम।